हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण। दोस्तों हम इसमें अम्लों के बारे में सीखेंगे, क्षारों के बारे में, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, इनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे और इनके पीएच मान के बारे में जानेंगे इत्यादि। अब हम इसमें आज सेकंड चैप्टर आपका क्लियर करेंगे। आपके लिए बेस्ट नोट्स ला रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए। हिंदी आप हिंदी में पढ़ना चाहोगे हिंदी में भी अवेलेबल है, और इंग्लिश में पढ़ना चाहोगे तो इंग्लिश में भी हमारे पास आपके नोट्स हैं। तो देखो दोस्तों हम शुरू करते हैं। अम्ल अम्ल दोस्तों बेसिकल होते हैं, खट्टे होते हैं। दीज आर श्योर इज टेस्ट, मतलब ये इनका स्वाद कैसे होता है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों जो भी हमारे आसपास जितने भी पदार्थ जो खट्टे होते हैं उनको हम अम्ल या एसिड्स कहते हैं। अगर इनकी प्रॉपर्टी की बात की कर दी जाए दोस्तों, तो इनकी प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे। तो पहली प्रॉपर्टी इनकी है दीज आर श्योर इज टेस्ट। ठीक है, श्योर इज टेस्ट। इनके जो इनके स्वाद, जो इनका स्वाद होता है दोस्तों, वो खट्टे होता है दोस्तों। अम्लों के जो गुण हैं, जो स्वाद में क्या होते हैं दोस्तों, खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये क्या करते हैं, ब्लू जो हमारे पास ब्लू जो हमारा ब्लू लिटमस होता है दोस्तों, उसको क्या कर देते हैं दोस्तों, रेड लिटमस में क्या कर देते हैं दोस्तों, परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि नीले लिटमस को लाल करता है कौन, अम्ल। अम्लों का पहला गुण क्या होता है दोस्तों, या खट्टे होते हैं। दूसरा क्या होता है दोस्तों, ये नीले लिटमस को लाल करता है दोस्तों। लिटमस दोस्तों पेड़ की छाल होती है जिसका वास्तविक रंग बैंगनी कलर का होता है, और अगर हम इसका प्रयोग में लाते हैं तो उसको नीले कलर से हम क्या करते हैं, अगर जब भी हम किसी अम्ल को अगर नीले लिटमस में डालते हैं दोस्तों, तो हमारे पे लाल रंग देता है। दे गिव एच पॉजिटिव आयंस, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में। ये दे गिव्स एच पॉजिटिव आयन, ठीक है, आयन क्या देते हैं, इज एक्वस सॉल्यूशन। यह दोस्तों क्या करते हैं, एच पॉजिटिव आयन देते हैं दोस्तों, किसमें, जलीय विलयन में। यदि हम इनको जल में घोलते हैं दोस्तों, तो एक जल वाले विलयन में क्या देते हैं, यानी कि जल में घोलने पर क्या देते हैं दोस्तों, एच पॉजिटिव आयन देते हैं। मात्र दोस्तों इनकी दो चार प्रॉपर्टीज है, इनको याद रखना है आपको। चौथी प्रॉपर्टी क्या दोस्तों, एसिड्स, क्रोड्स, ठीक है, मेटल्स। ये क्या करते हैं, क्रोड करते हैं मेटल को, मतलब क्या करते हैं, संचारित कर देते हैं मेटल को कर देते हैं, क्षरण कर देते हैं, क्षरित कर देते हैं। अम्ल धातु को क्षरित कर देते हैं, यानी कि क्षरित मतलब खराब कर देते हैं। जैसे तुम्हारा रस्टिंग हो गया, जैसे रस्टिंग यानी कि तुम्हारा जंक हो गया। जब भी हमारे इसमें जंक लगता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इसने क्रोड कर दिया, यानी कि उसको क्षरित कर दिया। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, यदि हम किसी HCl के साथ, जैसे हमारा एग्जाम्पल हो गया, जैसे एसिड के क्या हो गया दोस्तों HCl हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, H2SO4 हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया दोस्तों, HNO3 हो गया तो दोस्तों तुम्हारा, लाइमन हो गया तुम्हारा, लाइमन यानी कि नींबू हो गया तुम्हारा, कर्ड दही हो गया तुम्हारा, ऑरेंज हो गया, इत्यादि बहुत सारे अम्ल है दोस्तों जो हमारे दैनिक जीवन में भी हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। हम आगे देखते हैं। अब हम क्षार के बारे में देखेंगे दोस्तों। क्षार क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो, क्षार इनकी बेश, ठीक है, दीज आर बिटर इज टेस्ट। ये बिटर होते हैं दोस्तों, बिटर यानी कड़वे, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है दोस्तों, देखो प्रॉपर्टी यानी कि गुण क्या है दोस्तों, हम यहाँ पे देखेंगे गुण क्या होते हैं इसमें, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज देखो दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ वेस, क्षारों के गुण। दीज आर बिटर इज टेस्ट में, टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, कड़वे होते हैं। अब देखो यहाँ पे डेटन, देखो दोस्तों इसका उल्टा होता है, अम्ल का उल्टा होता है इसको। ये देखो ये क्या करता है दोस्तों, लाल लिटमस को क्या करता है दोस्तों, नीला करता है, और अम्ल क्या करता है दोस्तों, नीले को लाल करता है। तो दे टर्न लिटमस ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू कर देता है दोस्तों। दे गिव OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या जलीय विलयन में क्या देते हैं दोस्तों, OH नेगेटिव देते हैं दोस्तों। क्या देते हैं दोस्तों, OH नेगेटिव। आपको यहाँ पे OH नेगेटिव को बहुत से ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि अम्ल क्या देते हैं दोस्तों, H पॉजिटिव देते हैं, और ये क्या देते हैं दोस्तों, OH नेगेटिव देते हैं। इसका चौथा गुण क्या है दोस्तों, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं दोस्तों, विद्युत के अच्छे चालक भी होते हैं दोस्तों। इसके साथ हम आगे देखते हैं दोस्तों। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो क्षारों का एग्जाम्पल हमारे पास ये है, देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब दोस्तों हमारे पास क्या है दोस्तों, क्षारों के कुछ उदाहरण है। अब देखो दोस्तों, हमारे पास हमने बोला हमारे पास इनको पहचानने के लिए कुछ सूचक होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, तो इनको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स या सूचक जिसको बोलते हैं, या संकेत हम जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है दोस्तों, हम इनके बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए, दीज आर द सबस्टेंस विच चेंजेस दियर कलर या स्मेल। स्मेल दोस्तों गंध, इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्टेंस। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये अपने रंग और गंध को बदल देते हैं दोस्तों किसी अन्य सबस्टेंस यानी पदार्थ के अपने संपर्क में आने पर। तो दोस्तों हम कह सकते हैं ये वे पदार्थ होते हैं जिनकी रंग तथा गंध में किसी अन्य पदार्थ के संपर्क में आने पर क्या हो दोस्तों, परिवर्तन हो जाते हैं। तो हमारे पास इंडिकेटर्स क्या होते हैं दोस्तों, जो किसी अन्य पदार्थ के संपर्क में आने पर ये दोस्तों क्या अपनी गंध बदलते हैं और अपने रंग को परिवर्तित करते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, इंडिकेटर, जो हमें संकेत करते दोस्तों कि हमारे पास अभी अम्ल आया, क्षार आया, जो हमें संकेत बता देते कि ये अम्ल है कि क्षार है अपने गंध और रंग के बलबूते पर। तो दोस्तों हम इससे आगे देखेंगे। मिलनी दोस्तों हम क्षार अम्ल के कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे या वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार के संपर्क में आने पर उनकी गंध तथा रंग में परिवर्तन आ जाता है, उनको क्या बोलते दोस्तों हम, इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स के हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं दोस्तों, बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। पहले देखो दोस्तों, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। देखो, प्राकृतिक संसूचक, कृत्रिम संसूचक और गंधीय संसूचक। देखो दोस्तों, यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है, जो प्राकृतिक संसूचक जो प्राकृतिक रूप से हमारे पास उपलब्ध होते हैं, कृत्रिम जिनको हम खुद बनाते हैं, गंधीय वे सूचक जो अम्लीय क्षार की उपस्थिति में अपनी गंध को परिवर्तित कर देती है। देखो दोस्तों, यहाँ मैंने लिखा भी है नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। दोज इंडिकेटर्स फाउंड इज नेचर इन प्लांट्स आर कॉल्ड। इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्लांट से प्राप्त होते हैं। ऐसे इंडिकेटर ऐसे संसूचक जिन्हें, देखो दोस्तों यहाँ पे, ऐसे संसूचक जिन्हें पौधों से प्राप्त किया जाता है या प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राकृतिक इंडिकेटर। जैसे हमारे पास एग्जांपल हो दोस्तों, यहाँ पे लिटमस पेपर सबसे फेमस हमारे पास जो एग्जांपल हो क्या दोस्तों, लिटमस पेपर है। और दूसरा हमारे पास है टर्मिक, यानी कि हमारे पास अब जो हमारे पास हल्दी होती है दोस्तों, वो भी क्या होती है, एक संसूचक का ही काम करती है दोस्तों। इसी साथ हम आगे देखेंगे। तो प्राकृतिक संसूचक समझ में आ गए दोस्तों। अब पढ़ेंगे हम कृत्रिम या सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है दोस्तों, मैन मेड इंडिकेटर आर नाउ एज सिंथेटिक इंडिकेटर, जिन्हें क्या करते हैं, आदमियों द्वारा बना जाते हैं, मैन मेड करते हैं, मैन बनाता है। वे संसूचक जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं कृत्रिम संसूचक कहलाते हैं। दोस्तों ये जो नोट्स है बहुत ही सावधानी से बनाए गए हैं, बहुत ही अच्छे से बनाए गए हैं। आप इनको पढ़ के अच्छे से अपने नंबर को गेन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाए हैं, बहुत इनको बनाने के लिए बहुत सारी किताबों को यूज भी किया है, बहुत सारे लोगों ने इनको मिलकर बनाया है। इसलिए दोस्तों आपके बीच में रख रहा हूँ आप इनको पढ़ के अच्छे से अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कीजिए। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे वे सूचक जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, उनको क्या कहते हैं दोस्तों, कृत्रिम या मानव संसूचक कहते हैं। इसमें देखो दोस्तों, मेथिलीन ऑरेंज या मेथिल ऑरेंज, ये क्या करते हैं देखो, एसिड के संपर्क में आने पर रेड होता है और बेस के संपर्क में येलो हो जाता है, यानी कि पीला हो जाता है। ये हो जाता है तो फिनोप्थलीन क्या हो दोस्तों, ये कलरलेस होता है और जैसे ही बेस के संपर्क में एसिड के संपर्क में आने पर कलरलेस होता है और बेस के संपर्क में आने पर क्या होता है, वायलेट हो जाता है दोस्तों। इसी साथ हम देखो दोस्तों, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में गंधीय सूचक क्या हो दोस्तों, गंधीय सूचक जो जिनकी गंध चेंज हो जाती है, ठीक है। दीज सबस्टेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस मीडियम। एक क्या करते दोस्तों, एसिड और बेस के संपर्क में आने पर क्या करते दोस्तों, अपना गंध चेंज कर देते हैं, अपनी जो उनकी उनसे जो भी खुशबू है, ऑडोर्स है, उनको क्या कर देते दोस्तों, चेंज कर देते हैं। वे संसूचक जो अम्ल तथा क्षार के माध्यम में आने पर क्या आते हैं, अपनी गंध बदल देते हैं। आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों को यहाँ पे यूज किया गया है। आप इन दोनों को अपनी कॉपी में अच्छे से उतार सकते हैं, अच्छे से नोट्स बना के लिखिए और अच्छे से इनको याद कीजिए दोस्तों। यही आने वाले आपके पेपरों में, इतना ही आप पढ़ोगे तो आपके कोई भी नंबर नहीं
काट सकता है दोस्तों। इसमें आगे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखो दोस्तों, जैसे वनीला है हमारे पास। वनीला क्या हो दोस्तों, एसिड के संपर्क पर ये होता है दोस्तों, इसकी गंध बढ़ जाती है, और बेस के संपर्क पर इसकी गंध कम हो जाती है, यानी कि गंध ही रह जाता है। जैसे क्लोव हो गया, क्लोव ऑयल हो गया हमारा, एसिड के बेस पर आते ही, एसिड के संपर्क में आते ही वो क्या होता है, उसकी गंध बढ़ जाती है, इसकी गंध कम हो जाती है। देखो यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, हम फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारा इतना ही था, और छोटी मोटी जो हमारी जानकारी थी इतनी थी। अब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे दोस्तों। हम अम्लों के और क्षारों के आपस में रिएक्शन, मेटल के साथ रिएक्शन, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, 2-4 रिएक्शनों को अच्छे से करेंगे दोस्तों। पहले हमारी रिएक्शन आती है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल्स। अब धातुएं होती दोस्तों, हमारी धातुएं कौन कौन सी होती है दोस्तों हमारी, आपने पीरियोडिक टेबल देखी है, आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा होगा। पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक और डी और एफ ब्लॉक होता है हमारा, वो हमारे मेटल्स होते हैं। उनमें क्या होता है दोस्तों, मेटल्स, यानी कि पी ब्लॉक को छोड़ के हमारे सारे क्या होता है दोस्तों, मेटल्स होते हैं। तो हम मेटल्स के बाद, अगर मेटल का किसी भी अगर एसिड की मेटल के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें साल्ट प्राप्त होता है, और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। दोस्तों जब भी तुम किसी एसिड या बेस की किसी के साथ रिएक्शन कराते हो, तो हमें हमेशा एक चीज़ कंफर्म होती है कि हमें साल्ट मिलता ही मिलता है। यहाँ पे आप कंफर्म कीजिए, यहाँ पे एग्जाम में कभी आप कंफ्यूज ना हो जाए। पहले आप सिर्फ जब भी आप मेटल के किसी भी एसिड या बेस की किसी भी सब्सटेंस के साथ अगर आप रिएक्शन करा रहे हो, रिएक्ट करा रहे हो, तो आपको सबसे पहले साल्ट प्राप्त ही होगा। ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास जब भी एसिड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो हम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, हमें साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलते हैं, हमारा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। यहाँ पे देखो दोस्तों, अम्ल और धातु को मिलाते हैं तो हमें साल्ट यानी कि लवण मिलता है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं दोस्तों, H2SO4 भी एक प्रबल अम्ल है, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। जिंक के साथ करते हैं दोस्तों, किसके साथ, जिंक के साथ। तो ये क्या बना देगा दोस्तों, जिंक सल्फेट, यानी कि ये क्या है, एक लवण है। ये क्या है दोस्तों, एक लवण है, और हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा दोस्तों, रिलीज कर देगा। इसी के साथ हम आगे देखेंगे दोस्तों। ये आपका ये वाला पार्ट है, ये बहुत ही इजी पार्ट भी है। इसमें आपने दो चार सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करानी है। पहले एसिड की बेस के साथ करानी है, फिर एसिड की मेटल के साथ करानी है, नॉन मेटल के साथ करानी है, और हम तुम्हें ऑक्साइड और कार्बोनेट के साथ करानी है। 4-5 रिएक्शन तुमने करानी है किसी के साथ भी, और इतना ही आपको याद भी रखना है। अब देखो दोस्तों, हमने अम्ल की करा दी, अब हमें किसकी करानी है, क्षार की करानी है। सेम जो अम्ल की रिएक्शन होगी वही क्षार की भी रिएक्शन होगी, लगभग दोनों की एक ही जैसी रिएक्शन होती है। तो देखो, रिएक्शन बिटवीन वेस एंड मेटल्स, रिएक्शन बिटवीन वेस एंड मेटल्स, क्षार एवं धातु के बीच अभिक्रिया, क्षार प्लस धातु दोस्तों क्या बनाएगा, मैंने बोला हमेशा लवण बनाएगा। अम्ल या क्षार के अगर धातु के साथ कभी भी रिएक्शन हो तो हमेशा लवण बनता ही है। यानी कि धातु और जब भी किसी भी चीज़ का अम्ल और क्षार के लगभग एक ही जैसे रिएक्शन होती है सभी के साथ, तो देखो दोस्तों लवण बनाएगा, इसमें भी क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो इससे देखो दोस्तों, हमारा एक एग्जांपल लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे प्रबल जो हमारे पास क्षार होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। जिंक के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ZnO2 प्लस तुम्हारा बन जाएगा हाइड्रोजन गैस, तुम्हारी अलग निकल जाएगी। अगर हम बात करें टेस्टिंग की कि हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग कैसे कराएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, तो टेस्टिंग कराएंगे। हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रेनिंग या बर्निंग कोल, ठीक है। कैंडल नियर गैस बबल्स, इट ब्रस्ट विद पॉप साउंड। एक क्या करते दोस्तों, आप जब भी किसी के मेटल के साथ कराओगे, बेस या अम्ल के उपलक्ष्य में उपस्थिति में अगर तुम मेटल को रिएक्ट कराओगे अम्ल और क्षार से, तो हमारी क्या निकलेगी दोस्तों, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जिससे क्या हो दोस्तों, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और जिसके परीक्षण के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, कैंडल का यूज़ करना है दोस्तों, कैंडल का यूज़ करना है। क्या करना है दोस्तों, कैंडल यानी कि मोमबत्ती क्या करना है दोस्तों, जलाना है। क्या करना है, जलाना है। और हम जैसे ही उसके सामने लाएंगे तो हमारे क्या हो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखो, हम चित्र के माध्यम से समझते, माना आपने कोई मेटल को किसी अम्ल या क्षार के साथ डाला है, तो यहाँ से क्या दोस्तों निकलेगी, गैस निकलेगी। आपकी इसमें चित्र सहित रिएक्शन बता रखी है आपकी बुकों में, उसमें तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप या मोमबत्ती या यहाँ पे कुछ भी आप जलने वाली चीज़ें लाओगे, तो हाइड्रोजन गैस क्या हो दोस्तों, ज्वलनशील गैस होती है, उसको क्या होती है, पॉप पॉप का साउंड या चिड़चिड़ का साउंड करेगी दोस्तों। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ से क्या निकल रही है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। हाइड्रोजन का परीक्षण करने का एक तरीका है दोस्तों। यहाँ पे देखो, जब हाइड्रोजन गैस का परीक्षण किया जाता है तो दोस्त दिखाई दे रहे दोस्तों आपको,
तो एक जलती हुई मोमबत्ती को अभिक्रिया के नज़दीक ले जाया जाता है और तथा ले जाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस जलने लगती है और पॉप पॉप की ध्वनि आती है। आप कभी करके देखिए दोस्तों, इसमें कोई खतरा नहीं है, इसको आप कर सकते हो, घर पे ही कर सकते हो। बस दोस्तों आपको एसिड को ध्यान रखना है, एसिड या बेस में आपको डायरेक्टली हाथ नहीं लगाना है, या जिसमें रखोगे उसको सावधानीपूर्वक करोगे, या किसी ऐसे व्यक्ति को उपस्थिति में करोगे जिसको अच्छी नॉलेज हो इसके बारे में। दोस्तों आगे देखते हैं हम। अब देखो दोस्तों, हमने क्षार की करा दी और एसिड की करा दी मेटल के साथ, ठीक है दोस्तों। अब मेटल कार्बोनेट के साथ कराते दोस्तों, किसके साथ कराते हैं? कार्बोनेट। दोस्तों जब भी तुम्हारे पास CO3 हो जाए, किसी भी सबस्टांस के आगे CO3 लग जाता है तो क्या हो जाता है? कार्बोनेट बनाते हैं। क्या दोस्तों? कार्बोनेट बनाता है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड, तो हम क्या करते हैं? रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड, हम क्या करते हैं? अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड। हमेशा मैंने बोला एसिड से किसी की चीज की रिएक्शन कराने पर सबसे पहले क्या बनता है? साल्ट बनता है। साल्ट बनेगा, फिर CO2 बनेगी, फिर क्या बनेगा दोस्तों? HO2 बनेगा। क्या दोस्तों? H2O बनेगा। सॉरी दोस्तों, H2O बनेगा, यानी कि वाटर हमारे पास बनेगा। यानी कि धातु कार्बोनेट के साथ अगर हम अम्ल की रिएक्शन कराते हैं तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हमारे पास जल बनता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? सोडियम, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, यानी कि डाइसोडियम कार्बोनेट है हमारे पास। तो ये क्या बना, इसके साथ अगर हम HCl को रिएक्ट कराएंगे दोस्तों, रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास NaCl बनेगा, यानी कि लवण बनेगा, और हमारे पास CO2 अलग निकलेगी, और हमारे पास H2O भी बन जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम दूसरी रिएक्शन कराएंगे K2 यानी पोटेशियम कार्बोनेट के साथ कराएंगे, डाई पोटेशियम कार्बोनेट के साथ कराएंगे HCl की, तो KCl बनेगा, जो भी क्या है दोस्तों एक लवण है। और यहीं हमारे क्या बनेगा? CO2 प्लस हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों? H2O बन जाएगा, हमारा जल बन जाएगा। हमेशा याद रखिए दोस्तों, हमेशा ऐसे ही बनता है, आप रियल लाइफ में भी अगर करोगे तो यही सब बनेगा। दोस्तों आगे देखते हैं। हमने अम्ल के साथ करा दी दोस्तों, अब हमारे पास बचा है क्षार। हम क्षार के साथ भी करेंगे, यानी बेस के साथ भी करेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद बेस, अभी हमने किसके साथ कराया? तो दोस्तों अम्ल के साथ कराई। और दोस्तों ये मेटल कार्बोनेट जो एक खुद बेस होता है दोस्तों, तो वो बेस के साथ कैसे रिएक्शन करेगा? पानी के साथ मिलाओगे दोस्तों तो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बल्कि पानी बढ़ जाएगा। सेम ऐसी कंडीशन है यहाँ पे, बेस को बेस से हम रिएक्शन नहीं करा सकते, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो रिएक्शन आप देखो दोस्तों, हम अगली रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हाइड्रोकार्बन बोलेंगे दोस्तों, या हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बन। तो देखो दोस्तों, मेटल हाइड्रोकार्बन या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास साल्ट प्राप्त होता है, प्लस CO2 प्राप्त होता है, और प्लस हमारे पास लवण प्राप्त होता है। सेम कंडीशन में हमारा पीछे भी हुआ था। धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल इक्वल्स टू, या हमारे पास जो बनेगा, हमारे पास क्या बनेगा दोस्तों? लवण बनेगा, हमारे पास CO2 बनेगा, और H2O बन के वाटर बनेगा। एग्जाम्पल देखो दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल के नाम बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बन यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारे पास धवन सोडा, ये सोडा का सूत्र है हमारे पास, सोडा, इसको हम क्या बोलते हैं? सोडा। सोडा को हम जब भी HCl के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी दोस्तों? एक हमारे पास NaCl बनेगा, प्लस CO2 बनेगा, और प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारा वाटर तैयार हो जाएगा। इसी के साथ देखो दोस्तों, रिएक्शन विद रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद बेस। अब बेस के साथ हम कराएंगे तो इसके साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, इसके साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बोनेट भी क्या है? एक क्षार ही होता है दोस्तों, ये भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। दोस्तों हम टेस्टिंग करेंगे कार्बोनेट की, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे? कार्बन CO2 का परीक्षण कैसे करेंगे दोस्तों? वन लाइम वाटर, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस रिएक्ट विद CO2 इज इट फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। जब भी दोस्तों ये होता है दोस्तों हमारा चूना पानी, इसको हम जब चूने को पानी में भिगोते दोस्तों तो बूझा हुआ चूना भी कहते दोस्तों हम इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम CO2 प्रभावित करते हैं दोस्तों, CO2 को मिलाते हैं या CO2 के करते हैं रिएक्ट कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त दोस्तों? CO3 प्राप्त होता है, तथा ठीक है वाटर मिलता है दोस्तों। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पर रिएक्शन करा रखी है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2। देखो दोस्तों यह क्या? मिल्की वाटर है, मिल्की दूधिया रंग का हो जाता है, मिल्की कलर प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। इसी के साथ हम आगे देखते हैं। इसी के साथ देखिए दोस्तों, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन अब रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया।
तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया क्या होती है जो दोस्तों, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया ये दोस्तों तब होती है जब क्षार और अम्ल की हम दोनों के हम मतलब हम अम्ल और क्षार की दोनों की रिएक्शन एक साथ करा देते दोस्तों, तो क्या हमारे पास क्या बनता है दोस्तों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तैयार होती है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है दोस्तों, यानी कि दोनों उदास हो जाते हैं दोस्तों, उसमें ना तो अम्ल के गुण बच पाते हैं, ना तो क्षार गुण दिखते हैं, दोनों गुण समाप्त हो जाते हैं, हमें वाटर और हमें लवण प्राप्त होता है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फ्रॉम साल्ट एंड वाटर इट इज कॉल्ड, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब क्षार एवं अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है और एक दूसरे का प्रभाव खो देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों? समझ गए आप? एसिड और बेस को हम जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें साल्ट और हमें वाटर मिलता है। तो एसिड हमारे पास HCl हो गया और हमारा बेस क्योंकि दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और NaCl हमें प्राप्त हुआ और H2O हमें प्राप्त हुआ। इसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं दोस्तों? उदासीनी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, या ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखो दोस्तों, हमने अभी रिएक्शन कराई थी, अभी हम थोड़ा अगर हम एक बार रिवीजन करें तो हमारे पास अभी रिएक्शन कराई थी दोस्तों हमने सबसे पहले, तो हमने एसिड की हमने मेटल के साथ कराई थी, फिर हमने बेस की मेटल के साथ कराई थी, फिर हमने एसिड की कार्बोनेट के साथ कराई थी, मेटल कार्बोनेट के साथ, फिर हमने बेस की भी कराई थी, फिर हमने मेटल की किसके साथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की किसके साथ कराई थी दोस्तों? एसिड और बेस के साथ कराई थी। अब दोस्तों हमारी बच गई रिएक्शन और हमने आखिरी रिएक्शन किस में कराई थी? एसिड और बेस में कराई थी। अब हमारा एक और रिएक्शन बच जाती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, रिएक्शन बिटवीन मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। अब मेटेलिक ऑक्साइड क्या दोस्तों? धातु ऑक्साइड, यानी कि धातु के साथ जो ऑक्साइड होता है, तो उसके साथ अगर हम एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है दोस्तों? धातु ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया, मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड, इसको हाँ हमारे पास एरो साल्ट प्लस H2O, यानी कि जैसे हम एग्जांपल लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड के दोस्तों मेटेलिक ऑक्साइड, इसको दोस्तों अगर संतुलित करें तो 2 लगा देंगे इस पे, तो यहाँ पे क्या बन दोस्तों? 2HCl इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? तुम्हारा CaCl2 प्लस तुम्हारी क्या बन जाएगी दोस्तों? वाटर बन जाएगा। अब इसी के साथ नॉन मेटल की कराएंगे दोस्तों, तो हम नॉन मेटल की कैसे होगी दोस्तों? रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस, यानी कि अधातु ऑक्साइडों के साथ, ठीक है दोस्तों, ऑक्साइड। तो देखो दोस्तों, अधातु ऑक्साइड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो अगर हम CO2 प्लस अगर अधातु ऑक्साइड की बनाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी दोस्तों? देखिए, नॉन मेटल का हम बेस के साथ कराएं, बेस हमारे पास ये हो गया, नॉन मेटल हमारे पास ये हो गया, हमें क्या मिलेगी दोस्तों? साल्ट मिलेगी और हमें H2O प्राप्त होगा। आगे देखिए दोस्तों, एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। अगर हम अम्ल तथा क्षार को हम क्या करेंगे? जल में घोलेंगे, जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? तो एसिड को मिलाएंगे तो हमें क्या बोल दोस्तों? H3O बन जाएगा, यानी कि H पॉजिटिव आयनों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी कि H पॉजिटिव आयन को देगा और यहीं पे क्या करेगा? अगर क्षार के साथ रिएक्शन करा दी तो हमारे साथ OH नेगेटिव देगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, HCl को मिलाया H2O और हमारे पास क्या बन जाएगा दोस्तों? H3O पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोजन पॉजिटिव मिलेगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। एसिड डिसॉल्व्ड इन वाटर इट, देखो दोस्तों यहाँ पे एसिड डिसॉल्व्ड इन वाटर इट, ठीक है, गिव हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, गुड, जो हमारा हाइड्रोनियम आयन बनता है दोस्तों। जब अमूल को हम जल के साथ मिलाते हैं तो हमें हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होता है, यानी कि हाइड्रोनियम इनकी क्या होता है दोस्तों? H3O पॉजिटिव, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। वहीं अगर हम बेस को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं यानी घुलाएं तो क्या होगा दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड H2O के साथ अगर करें तो OH नेगेटिव प्लस हमारे पास सोडियम हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि OH नेगेटिव को इंक्रीज करेगा, इनके सॉरी OH को पॉजिटिव को क्या करेगा दोस्तों? गिव करेगा, देगा। When base dissolved in water it gives ठीक है, हाइड्राइड आयन, ठीक है, हाइड्राइड आयन देगा दोस्तों। कौन? जब क्षार को जल में मिलाते हैं तो हमें वह OH नेगेटिव आयन देते हैं। दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया दोस्तों?
अब देखो दोस्तों, हमने ये सब रिएक्शन ने करा दी, आपको इतनी रिएक्शन यहाँ से याद करनी थी, वाटर के साथ करनी थी, धातु कार्बोनेट के साथ याद करनी है, और हमें ऑक्साइड के साथ याद करनी है, अम्ल की और क्षार की एक दूसरे के साथ करवानी है, और इस मेटल के साथ करानी है और नॉन मेटल के साथ करानी है। तो इतनी रिएक्शन हमने करानी है और इतने में हमारे केमिकल गुणों का पता चलेगा। हमें हाइड्रोजन गैस का परीक्षण भी करना है, ये हमने कर लिया। CO2 गैस का परीक्षण करना था, हमने कर लिया है। अब देखो दोस्तों, यूनिवर्सल इंडिकेटर, अब सार्वत्रिक सूचकांक। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक बात हो जाती है, हमें सूचक ये तो बता देते हैं कि ये अम्ल है कि क्षार है, पर ये नहीं बताते कि ये कितना अम्ल है और ये कितना क्षार है। तो इस चीज़ के लिए हमें दोस्तों सार्वत्रिक सूचक की जरूरत पड़ती है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। इसके लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, यानी सार्वत्रिक सूचक, मतलब सभी सूचकों को जो ये मिश्रण है इसे बोलते हैं सार्वत्रिक सूचक। ये क्या होता है दोस्तों? जब सब सूचकों को हम मिला देते हैं, सभी हम सूचकों, जैसे हमारे पास फिनोप्थिलीन था, मेथिल ऑरेंज था, हमारे पास हल्दी थी, बहुत सारी चीज़ें तो लिटिमस था, ये सब हमारे पास चीज़ें थी। तो इन सबको अगर हम मिला दें आपस में तो हमारे पास एक सूचक प्राप्त होता है, सूचक मिलता है हमें, उसको जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, या हम बोलते हैं उसको सार्वत्रिक सूचकांक। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सार्वत्रिक सूचकांक क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सर्वाइवल इंडिकेटर। इट देखो, पहले पॉइंट हमारे पास क्या है? ये सभी सूचकों का क्या होता है? सर्वाइवल सभी सूचकों का क्या होता है? मिक्सचर होता है। इट शो डिफरेंट कलर, इट डिफरेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में क्या दिखा दोस्तों? अलग अलग कंसंट्रेशन है, अलग अलग जगह पर डिफरेंट कलर के साथ क्या दिखा दोस्तों? H पॉजिटिव आयन की उपस्थिति दर्शाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसी को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। यह सभी सूचकों का एक मिश्रण होता है, यह अलग अलग जगह पर अलग अलग रंग के साथ H पॉजिटिव आयन की उपस्थिति को बताते हैं, H पॉजिटिव आयन की सांद्रता को बताता है। इसी के दोस्तों हम क्या बोलते हैं? इसी का रिलेटिव है दोस्तों pH। दोस्तों देखो, पीएच क्या होता है दोस्तों? पीएच एक स्केल है, स्केल में ना जिससे हम नापते हैं किसी चीज़ को, हम किसी से मापने का काम करते हैं, उसको हम स्केल बोलते हैं। तो पीएच स्केल क्या होता है दोस्तों? इसकी खोज किसने की दोस्तों? सोरेन और सोरेशन ने की थी, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों सोरेन और सोरेनसन बोलते हैं। तो देखो दोस्तों, इसका अगर हम अच्छे से बताएं तो इसका क्या हो दोस्तों? जो पी होता है दोस्तों, वो पोटेंस होता है, प्रोटेन्स होता है। प्रोटेन्स दोस्तों जर्मन शब्द है, इसका मतलब होता है दोस्तों पावर। ये एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। अगर हम पूरे इसको एक साथ बोलें दोस्तों तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कितनी है हाइड्रोजन की पावर, कितनी है इस अम्लीय क्षार में, या इस जो सब्सटेंस में घोला जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये पीएच हमें बताता है, यानी कि अम्ल की कितनी मात्रा है, ये क्षार कितनी मात्रा में है, या अम्ल की कितनी प्रबलता है, या अम्ल क्षार की कितनी प्रबलता है, दुर्बलता है, ये हमें कौन डिसाइड कराता है दोस्तों? पीएच दिखाते हैं, पीएच दिखाते हैं, पीएच स्केल, यानी कि इसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंस। पोटेंस यानी कि जर्मन शब्द, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। दोस्तों हमको, आई होप आपको पीएच समझ। और इसकी खोज किसने दोस्तों की? इसकी खोज किसने की? सोरेन और सोरेशन ने की। यही इसका एक ही नाम है दोस्तों इसका, ठीक है दोस्तों। हम आगे देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, इट फाइंड द, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। ये देखो ये जो हाइड्रोजन आयन देखो दोस्तों, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग डिनोट कर दोस्तों। हालांकि मैंने इसमें कलर नहीं बताया है, फिर आपके बुक्स में कलर वाला बनाया, उसमें आप देख सकते हैं। मैंने एक आपको समझाने के लिए यहाँ पे एग्जांपल एक बनाया है, यहाँ पे पीएच स्केल, यहाँ से आप समझ सकते हैं। देखो दोस्तों, पीएच स्केल यह एच पॉजिटिव आयन की सांद्रता को बताता है बिलियन में, किसी बिलियन में। अब देखो दोस्तों, अगर उसका जो मान होगा, अगर 1 होगा तो दोस्तों वो क्या होगा? जो प्रबल एसिड होगा, मतलब अगर 7 से कम होगा दोस्तों उसका मान, अगर हम जब भी इसकी अगर एच पॉजिटिव आयनों की संख्या 7 से कम होगी तो ये क्या होगा दोस्तों? ये क्या दोस्तों? एसिड होगा। क्या दोस्तों? एसिड होगा। यहीं अगर 7 से ऊपर होती है 14 तक, तो ये दोस्तों क्या होता है? ये क्या होता है? इतना अधिक अच्छा बेस भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक स्केल बनाया है, स्केल का देख सकते हैं आप। पीएच अगर 7 के बराबर हो दोस्तों तो उदासीन, क्या हो दोस्तों? न्यूट्रल। इसको हम जल भी बोलते हैं दोस्तों, जल का पीएच कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। वहीं अगर हम बात करें, अगर पीएच 7 से कम हो तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगी दोस्तों? अम्ल हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें पीएच अगर 7 से अधिक हो, ये पीएच अगर 7 से अधिक हो तो क्षार हो जाता है। हम दोस्तों क्या बोलते हैं? वो क्षार है। इसी के साथ दोस्तों आप, आई होप आप समझ गए होंगे। आज के देखो दोस्तों, यूज, इंपोर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच इन
एवरीडे लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में इसके उपयोग, इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस, सार्थकता क्या है, ये सब हम अपने जीवन में समझेंगे। यूज मतलब दोस्तों उपयोग होता है, इंपॉर्टेंस मतलब महत्व होता है, हमारे जीवन में महत्व क्या है, ठीक है। सिग्निफिकेंस मतलब हमारी सार्थकता क्या है इसकी हमारे जीवन में। तो दोस्तों हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, पीएच स्केल का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है हम देखते हैं दोस्तों। हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है दोस्तों इसका। आवर बॉडी वर्क बिटवीन पीएच 7.0 टू 7.8, मतलब हमारी जो बॉडी कितने पीएच के बीच काम करते हैं दोस्तों, 7.0 से 7.8 के बीच काम करता है। पीएच ऑफ रेन वाटर लेस देन 5.6 इज कॉल्ड, हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। एसिड रेन हम किसको बोलेंगे दोस्तों, एसिड अम्लीय अवस्था किसको बोलेंगे, जब वाटर का पीएच कितना हो जाएगा दोस्तों, इससे कम हो जाएगा, यानी कि 5.6 से अगर कम होगा पीएच तो हम क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा हुई है। और स्टोमच, ठीक है, प्रोड्यूस HCl, हमारा स्टोमच क्या करता है दोस्तों, HCl प्रोड्यूस करता है, मतलब देता है। स्टोमच हमारे जो पेट में या उधर जो हमें जिसको हम बोलते हैं, हम वो क्या करते हैं दोस्तों, HCl क्या करता है दोस्तों, स्रावित करता है। टूथ डेकी, ठीक है, स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5, ये कर दे टूथ डेकी कर देते मतलब, हाँ क्या करते दोस्तों, दांतों को क्षय कर देता है जब उसका पीएच कितना हो, हमारे मुंह का पीएच कितना हो दोस्तों, 5.5 से कम हो। हाँ, सेल डिफरेंस द प्लांट एंड एनिमल, ये क्या होता है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे यह अमल इसका सेल्फ डिफेंस के लिए करता है। जो प्लांट, कुछ प्लांट और एनिमल क्या करते हैं, इसका उपयोग सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा के लिए करते हैं दोस्तों। किसके लिए करते हैं दोस्तों, आत्मरक्षा के लिए। सेल्फ डिफेंस मतलब खुद की रक्षा करना, ठीक है। बाय मतलब किसका, प्लांट और एनिमल करते हैं। अब देखो प्लांट, आपने नेटल का पौधा आपके इसमें है, एक जिक्र कर रखा है, नेटल हमारे यहाँ कंडाली बोलते हैं उसको, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। तो जो कंडाली का पौधा होता है दोस्तों, उसमें आपने देखा होगा, उसमें छोटी आपको जलनवर आपके शरीर पे दाने दाने उग जाते हैं, और उसी के दोस्तों नेटल का पौधा, वो अपने आत्मरक्षा के लिए क्या कर दोस्तों, अम्ल को स्रावित कर देता है। तो अम्ल और क्षार का उपयोग प्लांट कैसे करते हैं, अपनी रक्षा के लिए करते हैं। बहुत सारे प्लांट उन्हीं की जगह है जिनको जो विषैले होते हैं वो अपनी रक्षा के लिए क्या करते हैं, अपने अम्ल को स्रावित करते हैं। वहीं एनिमल क्या करते हैं, जैसे तुम्हारे सांप बिच्छू वगैरह क्या करते हैं दोस्तों, अम्ल को ही रिलीज करते हैं। यही दोस्तों हमारा हिंदी में देखिए दोस्तों ये है। इसके साथ हम आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारे पास कुछ नेचुरल एसिड है, जैसे हमारे पास इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा ऑरेंज, ठीक है, टमाटो, कर्ड, लेमन, ठीक है, विनेगर, इनमें क्या कौन कौन से एसिड्स होते हैं देखो, जैसे सिट्रिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है दोस्तों, एसिटिक एसिड होता है दोस्तों। आप उसको याद कर लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हो। अब आते हैं दोस्तों हम साल्ट, यानी कि लवण क्या होता है दोस्तों, हमारे इस पर लवण बना, अब तब से हमें लवण बना रहे हैं हम दोस्तों, हमें लवण के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो हमें साल्ट के बारे में जानना है। साल्ट देखो, लवण क्या होता है। लवण इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्मेड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लवण क्या है दोस्तों, एक आयनिक कंपाउंड है। क्या है दोस्तों, आयनिक यौगिक है, जो फॉर्मेट यानी कि बनता है दोस्तों न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीन अभिक्रिया के दौरान बनता है। लवण एक आयनिक यौगिक है जो उदासीन अभिक्रिया के दौरान बनती है, ठीक है दोस्तों। तो एसिड, हम नमक कैसे बना दोस्तों, एसिड और बेस, और हमारे क्या प्राप्त होता है दोस्तों, साल्ट प्लस वाटर प्राप्त होता है। अब देखो दोस्तों हमारे पास 3 प्रकार होते हैं लवण के भी हमारे पास देखो दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। लवण हमारे पास 3 प्रकार होते हैं। एक तो अम्लीय लवण होता है दोस्तों हमारे पास, एक क्षारीय लवण होता है, एक हमारे पास उदासीन लवण होता है। देखो उदासीन लवण, अम्लीय लवण, ये सब क्या होता है देखो, इसमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अम्लीय लवण के दोस्तों स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और एक वीक बेस होगा, कोई भी यानी कोई वीक हमारे पास क्या होगा, क्षार होगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, अम्लीय लवण प्राप्त होगा। वहीं अगर हम बात करें क्षारीय लवण की, तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग क्षार होगा और एक हमारे पास वीक एसिड होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, और इसका पीएच कितना बराबर, देखो पीएच तो 7 होना चाहिए सबका, ठीक है। इसका पीएच कितना होता है दोस्तों, इसका लेस देन यानी कि 7 से कम पीएच होगा इस लवण का। इसके लवण का पीएच कितना होगा, मोर देन 7 यानी कि 7 से अधिक होगा।
और हमें क्षारीय लवण लवण प्राप्त होगा। अब देखो दोस्तों, हमारे जैसे NaCl वगैरह नमक किससे बनते हैं दोस्तों, हमारे उदासीन अभिक्रिया। इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग ही बेस होगा, और इसका pH किसके बराबर होगा दोस्तों, 7 के बराबर होगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास NaCl। दोस्तों आप आई होप लवण के तीनों प्रकार को समझ गए होंगे। पहले हमारे पास अम्लीय लवण, जिसमें सबसे ज़्यादा अम्ल की मात्रा होती है, उसका जो pH होता है वो 7 से कम होता है। यानी कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक फेस जो बेस की अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, अम्लीय लवण मिलेगा। वहीं अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे और वीक एसिड लेंगे तो हमें क्षारीय लवण मिलेगा, और जिसका pH क्या होगा दोस्तों, 7 से अधिक होगा। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, उदासीन लवण मिलेगा, न्यूट्रल लवण मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा, और इसका pH कितना होगा दोस्तों, 7 होगा। लवण के हमारे जीवन में बहुत उपयोग है दोस्तों। देखो दोस्तों, हमारे पास लवण से क्या क्या चीज़ें बनती है। अब देखो दोस्तों, केमिकल्स फ्रॉम साल्ट, मतलब साल्ट और नमक से बनने वाले केमिकल। ठीक है दोस्तों, क्या क्या बनते हैं हमारे पास, लवण से बनने वाले रसायन क्या क्या बनते हैं हमारे पास। देखो सबसे पहले 5 रसायन बनते हैं हमारे पास लवण से। वैसे तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन हमारे पास 10th में 5 ही है, और इसमें अच्छे से डिस्कस करें। वैसे नॉर्मली 5 ही बनते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते तुम इसको। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। वॉशिंग सोडा, देखो ये दोस्तों वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O। वहीं हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या बनता है दोस्तों, CaSO4 हाफ H2O बनेगा। ये इतनी चीज़ें बनती है दोस्तों हमारे में नमक से। हम सबके अलग अलग स्टडी करते हैं दोस्तों। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, क्षारीय होता है, यानी कि प्रबल क्षार होता है। when electricity passed through OH, ठीक है, aqueous solution of NaCl, ठीक है, डिकम्पोज ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या करते हैं दोस्तों हम इसको डिकम्पोज करते हैं दोस्तों किसके, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। जब हम विद्युत को NaCl के जलीय लवण, जलीय विलयन, ठीक है, जलीय विलयन, जब NaCl के जलीय विलयन में डाला, ठीक है, जब हम क्या विद्युत को क्या जलीय विलयन में डालते हैं तो NaCl टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। देखो NaCl, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी की, तो हमें क्या बने मिला दोस्तों, यहाँ पे NaOH मिला, यानी कि Cl2 हमें प्राप्त हुआ। ये कलर, ठीक है, क्लोरीन एल्काई प्रोसेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोर एल्काई या क्लोरो एल्काई एल्केली प्रक्रिया भी हम इसको बोलते हैं दोस्तों। इसमें आगे देखिए दोस्तों, सोडियम हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोक्साइड यूज, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड की यूज क्या क्या दोस्तों, NaOH का यूज क्या क्या दोस्तों, ठीक है, इट इज यूज्ड टू मेक्स सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। जो हमारे पास डिटर्जेंट्स होते हैं दोस्तों, वो क्या जो हमारे जो सफाई करने वाली चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं डिटर्जेंट्स। उनको बनाने के लिए काम आते हैं। सोप्स में साबुन बनाने के लिए काम आता है। हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके बनाने के लिए काम आता है दोस्तों, साबुन बनाने के लिए काम आता है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारे पास क्या होता है दोस्तों, डिटर्जेंट बनाने का काम आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका प्रयोग साबुन तथा डिटर्जेंट बनाने में काम आता है, यानी कि सफाई वाली चीज़ों को बनाने के काम आता है। इट इज यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। जहाँ पर पेपर बनता है, हमारे जो बुक्स के पन्ने, जो ये वाले पन्ने हैं, इनका यहाँ भी उसका यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग करने में, उनको सफाई करने में। इट इज़ यूज्ड इन PVC मैन्युफैक्चरिंग, इसको PVC मैन्युफैक्चरिंग करने में भी काम आता है दोस्तों। इसी के साथ हम आगे देखेंगे। तीसरा उपयोग क्या दोस्तों, टू रिमूव, ठीक है, ग्रीसिंग फ्रॉम मेटल्स में जो ग्रीस जैसा लगा रहता है दोस्तों, जैसे तेल या चीज़ लग जाती है तो उस ग्रीस को हटाने के लिए भी काम आता है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा हमारे पास दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों कीटाणुओं को मारने में काम आता है। आपने देखा होगा कि शहरों की नालियों में, जो हमारे आपके नगर होंगे, नालियों में क्या हो दोस्तों, सफ़ेद पाउडर डाला होता है दोस्तों, उसे वही क्या होता है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर होता है। और दोस्तों क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, जो तुम्हारा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है दोस्तों, इसका सूत्र क्या दोस्तों, ये होता है। इट इज प्रोड्यूस बाय द, ठीक है, एक्शन ऑफ क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइन ऑफ ऑन ड्राई, ठीक है, सॉफ्ट लाइन। अब देखो इसमें क्या करता है,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको क्लोरीन को क्या करते हैं दोस्तों, डाला जाता है। तो ये क्लोरीन जब क्लोरीन को जब सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना में मिलाते हैं तो यह दूधिया रंग का हो जाता है तथा ब्रिंजल चूर्ण का निर्माण करता है। ब्रिंजल चूर्ण का सूत्र क्या होता है दोस्तों, CaOCl2। यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्रिंजल चूर्ण का उपयोग। हम क्या देखते हैं दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग समझते हैं। ब्लीचिंग, देखो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ है, ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इज इन द टेक्सटाइल। अब देखो दोस्तों, इसमें देखो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका उपयोग करते हैं किसमें, ब्लीचिंग का उपयोग किसमें, कॉटन और लेनिन के जो हमारे पास वस्त्र बने होते हैं उनको हम क्या करना है, टेक्सटाइल करने में, यानी कि उसको क्या करने में, उसको सूती करने में, ब्रिंजक करने में उसको क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं दोस्तों इंडस्ट्री में। ठीक है, टेस्टिंग, ठीक है दोस्तों, सूती तथा लिनेन का ब्रिंजक हेतु। अब देखो दोस्तों, हम आगे चलेंगे। ब्लीचिंग वुड मतलब, ठीक है दोस्तों, देखो ब्लीचिंग वुड प्लग इन पेपर फैक्ट्रीज। जो वुड मतलब होता है जो हमारे वुड लकड़ियाँ होती है, प्लग, ठीक है, पल्प इन पेपर फैक्ट्री में, पेपर फैक्ट्रियों में भी इसका यूज किया जाता है। जो वुड हमारे पास एकदम वाइट नहीं होता दोस्तों, वो इसको वाइट करने में, ब्रिंजक करने में भी इसका यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, एजेंट इन केमिकल, ठीक है, इंडस्ट्री में, यानी कि अब चाय के रूप में भी इसका हम क्या करते हैं दोस्तों, उपयोग करते हैं। ठीक है, डिसइंफेक्टिंग, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, डिसइंफेक्टिंग यानी ड्रिंकिंग जो हमारा पीने वाला पानी होता है दोस्तों, उसको हम शुद्ध करने में भी इसका यूज करते हैं। पीने के पानी को जीवाणु रहित करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब हमारा तीसरा दोस्तों, बेकिंग सोडा। इनको हम खाते भी हैं दोस्तों, और इसे खाना को जल्दी बनाने के लिए हम यूज भी करते हैं दोस्तों। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि हम बोलते हैं जिसको बाई बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, मैंने CO3 क्या बनता है, कार्बन बनता है। यहाँ पे देखो दोस्तों, इसकी कैसे बनता है, देखो NaCl को जब पानी के साथ तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया, ठीक है, हम क्या मिलाते हैं तो हमारे क्या बनता है दोस्तों, दो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड बनता है और दूसरा क्या बनता है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बनता है दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, हमारा ब्रिंजल चूर्ण भी होता है। ब्रिंजल चूर्ण का उपयोग क्या दोस्तों, अब देखते हैं। देखो दोस्तों, खाने का सोडा है ब्लीचिंग पाउडर, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, शोएंगे ब्लीचिंग सोडा। ठीक है, फॉर मेकिंग, ठीक है, बेकिंग पाउडर में भी इसका काम आता है दोस्तों, बेकिंग बनाने में भी इसका काम, पाउडर बनाने में भी इसका काम किया जाता है दोस्तों। तो इसमें क्या करते दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के साथ में क्या दोस्तों, ठीक है, हाँ, टार्टरिक एसिड मिलाते, क्या करते दोस्तों, टार्टरिक एसिड होता है दोस्तों, इसको हम मिलाते हैं, इसके साथ हमें क्या बना, चूर्ण मिल जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, ये देखो हमारे पास ये हमें पावर ये हमारे पास मिल जाता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है बनता दोस्तों, ठीक है दोस्तों, एन इंग्रेडिएंट इन एंटी एसिड, यानी कि एंटी एसिड बनाने में काम आता है दोस्तों। यूज इन सोडा, ठीक है, इन सोडा, देखो एसिड फायर, ठीक है, एसिड फायर के रूप में भी उसको याद करते हैं, यानी कि अग्निशमक, यानी कि अग्निशमक यंत्र के रूप में भी इसको बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक आप लिख सकते हो। देखो दोस्तों, इसमें आप देखो फॉर्मेशन ऑफ केक बनाने में भी इसका काम आता है, सॉफ्ट बना देता है केक को। ठीक है दोस्तों, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको बीच में, जैसे तुम्हारा सॉफ्ट किसी जैसे सॉफ्टी हो गया, तुम्हारा केक हो गया, इनको सॉफ्ट करने में काम आता है। यहीं अगर हम आगे देखें दोस्तों, देखो इसको बनाने की प्रक्रिया के दोस्तों, CO2 प्रोड्यूस ड्यू टू दिस रिएक्शन, ठीक है, क्रॉसेस, ठीक है, ब्रीज्ड ब्रेड, ठीक है, ब्रेड जो तुम्हारे कुल मुलायम करने में काम आता है जिसको, एंड केक टू, ठीक है, राइस मेक देन सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट करने में इसको क्या बनाया जाता है, एंड स्पॉन्जी क्या होता है दोस्तों, जैसे हम किसी चीज़ को दबाते हैं तो स्पंजी हो जाता है, मतलब उसको दब जाता है। इस दबने के बाद वापस उसी अवस्था में जाता है, उसको स्पंज कहते हैं। इस अभिक्रिया में CO2 बनने के बाद CO2 इसे फुलाकर मुलायम कर देता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या क्या प्रक्रिया होता है आपको पता है।
अब हमारा चौथा आता है दोस्तों वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा। अब धोने का सोडा क्या दोस्तों, सीधी सी बात है, धोने का सोडा है तो धोने के काम आएगा। इसका सूत्र क्या दोस्तों, ये देखो, सूत्र रट लो बस, NO2CO3, ठीक है, 10H2O, 10H2O कैसे बनता है दोस्तों, यहाँ देखो, सोडियम किससे से बनेगा दोस्तों, बेकिंग सोडे से बनेगा दोस्तों। धोने का सोडा किससे बनेगा दोस्तों, बेकिंग सोडा से बनेगा। इसको हीट करेंगे दोस्तों तो हमारे पास सोडियम डाइसोडियम कार्बोनेट में बदल जाएगा और ये H2O निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों, और CO2 हमारा बच जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, 10H2O मॉलिक्यूल्स के साथ इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप। अब तो यूजिंग ऑफ वॉशिंग सोडा, दोनों सोडे के यूज किया गया दोस्तों। एंड ग्लास ऑफ, यानी कि ग्लास ऑफ एंड पेपर इंडस्ट्री में काम करता है, इसको काम, इसका जो काम आता है दोस्तों किस में आता है, देखो ग्लास ऑफ में आता है और पेपर इंडस्ट्री में काम आता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोराक्स, ठीक है दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोराक्स में काम आता है। क्लीनिंग, ठीक है, एजेंट फॉर, ठीक है, डोमेस्टिक पर्पज से, डोमेस्टिक यानी घरेलू पर्पज से इसको क्लीन एजेंट के रूप में इसको लाते हैं दोस्तों। फॉर रिमूविंग, ठीक है, परमैग्नेट हार्डनेस को क्या कर दोस्तों, ये जो वाटर की हार्डनेस होती है इसको यहाँ पे देखने आओ दोस्तों, वाटर की जो हार्डनेस होती है दोस्तों उसको क्या कर देता है दोस्तों, कम कर देता है, जो वाटर के हार्डनेस को कम कर देता है। हाँ दोस्तों देखो, कांच तथा पेपर की इंडस्ट्री में काम आता है, फैक्ट्री में बोरेक्स को बनाने में काम आता है, घरेलू सफाई करने में आता है, जल तथा मृदु बनाने में काम आता है। अब आता दोस्तों हमारा आखिरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 ½ H2O, इसको हम बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये दोस्तों ये काम हमारा देखो, कभी आपने देखा होगा कि जिनके हाथ पैर कभी किसी दुर्घटनावश टूट जाते हैं या उनके हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो उसमें काम आता है दोस्तों, उसको जोड़ने के लिए, स्टेबल रखने के लिए काम आता है, ठीक है दोस्तों। ऑन हीटिंग जिप्सम, इसको जिप्सम को हीट करके इसको बनाया जाता है दोस्तों। जिप्सम का सूत्र क्या हो दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट, देखो सेम वही सूत्र है लेकिन इसमें अणु, पानी का अणु कितने दोस्तों, 2 है, इसमें कितने, आधा है। इस दो में से एक दशमलव, सॉरी, एक सही 1 बटे आधा, 2 को हट, मतलब 1 और आधा अणु को हटा दिया जाता है, कितनी केल्विन पर, 373 केल्विन पर। हमें क्या मिलता है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो वह जल के अणु को, ठीक है दोस्तों, कमजोर कर देता है, अतः हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। ये दोस्तों यहाँ पे सूत्र है, यहाँ पे देख सकते हैं। देखो दोस्तों इसका उपयोग क्या है, देखो टूटी हुई हड्डियों को सहारा देने के लिए, खिलौना बनाने के लिए, सजावट हेतु, देखो सजावट के लिए, जो सजावट हमारे घरों में करते हैं उसके लिए बना सकते हैं, फर्श को चिकना बनाने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। आई नो दोस्तों, आप समझ गए होंगे ये। अब हम आपके चैप्टर के आखिरी टॉपिक पर पहुंचते हैं दोस्तों, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, वाटर का क्रिस्टलाइजेशन, मतलब कि वाटर के अणु कितने होते हैं किसी चीज में, क्रिस्टल, वाटर के क्रिस्टल का पता करेंगे। इट इज अ फिक्स्ड ऑन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, ठीक है, 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ साल्ट, मतलब साल्ट में कितनी अणुओं की, वाटर के कितने अणुओं की मात्रा है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो साल्ट, लवण, देखिए साल्ट या लवण में जल के अणुओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, जल का क्रिस्टलीकरण कहते हैं। आपको बोलते हैं जल का क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं, तो बोलना है साल्ट में जो जल के अणु होते हैं तो उनकी मात्रा को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टलीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों ये है हमारे पास, इसमें कितने अणु है दोस्तों, 5 है, इसमें 10 है, इसमें 2 है, इसमें आधा है, तो ये क्रिस्टलाइजेशन कितना है इसका, 2, 5, इस सब हम इसको यहाँ पे, इसमें 2, इसमें 5 है, 2 है और 10 है और हमारे पास 1/2 है, हमारी क्या हो जाएगी, क्रिस्टलाइजेशन हो गया। इसी के साथ आपको दोस्तों आपका चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी टाइम बाद पढ़ा, मतलब काफ़ी टाइम बाद मैंने वीडियो बनाई है, इसलिए थोड़ा आज वीडियो बनाने में उतना मतलब थोड़ा सा वो फील नहीं हो रहा है जो पहले होता। वो थोड़ा दोस्तों तबीयत भी ख़राब है इसलिए वीडियो थोड़े लेट में आती है। पर दोस्तों तुम्हारे जो नोट्स है इनको आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख सकते हैं। हो सकता है मेरे बोलने में थोड़ा कुछ शब्दों की कुछ दिक्कतें होती हो, कोई नहीं, आप दोस्तों यहाँ से मैंने यहाँ पे अच्छे से नोट्स बनाए हैं, यहाँ से आप अच्छे से लिख सकते हो दोस्तों। इसी के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद और आप लोग अच्छे पढ़ें, इसी की मनोकामना करता हूँ, इसी का यही आप लोगों को विश्वास करता हूँ कि आप लोग अच्छे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत होती तो आपको
आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट में बोल सकते हैं दोस्तों। अभी मैं नया नया हूँ, इसलिए दोस्तों कमियां तो काफ़ी होगी मुझ पे, बोलने में कमी होगी, मेरे समझाने में कमी होगी, बट लेकिन दोस्तों आप लोग अगर मेरा साथ दो तो मैं इसको सुधार पाऊंगा आपकी मेहरबानी से। ठीक है दोस्तों, इसी के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद और बाय।